एक क्लिक 45 लाख गायब। एक क्लिक 45 लाख गायब छोटा अमाउंट नहीं है। अगर एक क्लिक हो जाता, एक महिला की पूरे जीवन भर की कमाई, गाढ़ी कमाई समाप्त हो जाती। नमस्कार, अब भारतीय मीडिया देखना शुरू कर चुके हैं। भिलाई में 19/12/2024 मतलब 19 दिसंबर 2024 को सुबह 9 बजे माँ बेटा को कॉल आता है। एक घर में माँ और बेटा होते हैं, उनके पास कॉल जाता है एक ही बार में। आपको बता दें, वो कॉल 9 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक महिला और बेटा दोनों ऑनलाइन रहते हैं। जो बात करते हैं वो दोनों को इस तरह ब्लैकमेल करके रखते हैं कि दोनों के दोनों अपने अपने अलग रूम में अपने आप को सेल्फ अरेस्ट कर लेते हैं। इसको साइबर अरेस्ट भी बोल सकते हैं। जो कॉल आता है, आगे की कहानी आपको बता दे रहा हूँ। जो कॉल आता है सुबह को 9 बजे, वो अपने आप को साइबर क्राइम से बताते हैं। मैं साइबर क्राइम से बात कर रहा हूँ। और जब ये कॉल आती है दोनों के पास, तो दोनों बहुत चक्के रह जाते हैं यह सुनकर कि साइबर क्राइम में हमने क्या कर दिया। साइबर क्राइम वाले का कहना होता है कि आप लोग सोशल मीडिया पर गलत फ़ोटो वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं। फ़ोटो वीडियो अपलोड हर कोई करता है, लेकिन हर आदमी गलत ही फ़ोटो वीडियो पब्लिश नहीं करता है। और कई सारे उसके रूल रेगुलेशन भी है। अगर आप पब्लिक करते भी हैं तो उसको अनपब्लिक कर दिया जाता है उस कंपनी के द्वारा, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो। खैर, आगे की बात, जब माँ और बेटा दोनों नहीं इस चक्कर में फंस पाते हैं, तो फिर और झांसा दिया जाता है कि क्राइम ब्रांच वाले भी आपको खोज रहे हैं। आप कॉन्फ्रेंस में मैं उनको ले रहा हूं। तब तक 10 बज चुका होता है। क्राइम ब्रांच वाले बोलते हैं कि आप 28 सितंबर को 1:46 में मुंबई में उपस्थित थे, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का काम चल रहा था और आप उसमें इन्वॉल्व थे। आपके आईसीआईसी बैंक अकाउंट में, जो भिलाई में आईसीआईसी आपका बैंक का अकाउंट होता है, उससे आप मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। विदेशों से पैसा आपके अकाउंट में आता है और आपके इसी अकाउंट से भी फॉरेन कंट्री में पैसा जाता भी है। महिला बहुत चक्का रह जाती है, क्योंकि वाकई में इनके पास आईसीआईसी का बैंक अकाउंट होता है। और यही नहीं, आप समझ सकते हैं, उनके पास बैंक अकाउंट नंबर भी होता है, आईएफएससी कोड होता है। फिर भी महिला और बेटे दोनों अलग अलग रूम में रहकर दोनों ही नकार देते हैं कि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर इनको विश्वास दिलाने के लिए, जो फ्रॉडमैन होता है, विश्वास दिलाने के लिए वो कथित आईसीआईसी बैंक मैनेजर से बात कराते हैं। उनको भी कॉन्फ्रेंस में रखते हैं। पहला साइबर क्राइम, दूसरा क्राइम ब्रांच और अब तीसरा आईसीआईसी बैंक के कथित मैनेजर, तीनों कॉन्फ्रेंस में होते हैं। जब बैंक मैनेजर भी बोलते हैं कि आज आपके अकाउंट से कुछ मतलब बड़ा अमाउंट, जैसे 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ रुपए ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, फिर भी महिला नहीं मानती है, लेकिन परेशान बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। अपने आप को दोनों अलग अलग कमरे में बंद किए हुए रहते हैं और दोनों से बातचीत होते रहती है। तब तक लगभग 11:30 के आसपास बज चुका होता है। अब उसके बाद एक मुंबई पुलिस के तरफ से उनके पास व्हाट्सएप पे अरेस्ट वारंट आता है। अरेस्ट वारंट देखकर महिला और उनके लड़के दोनों डर जाते हैं। जब दोनों आपस में मिलना चाहते हैं, क्योंकि वीडियो कॉलिंग में बात हो रही थी, उनको यह पता चल जाता है कि ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, तो फिर इनको और ब्लैकमेल किया जाता है। हो सकता है उनके पास कुछ और चीज़ें हो। महिला के द्वारा हमको कुछ चीज़, फ़ोटो वीडियोज़ देने से मना कर दिया गया है। अपना नाम भी वो गुप्त रखना चाहती हैं, डिस्क्लोज नहीं करना चाह रही हैं, इसलिए मैं आपको फ़ोटो नहीं दिखा पाऊँगा। लेकिन बैंक मैनेजर और उनके अधिकारी जो बात किए हैं वो मैं ज़रूर दिखाऊँगा, आप देखिएगा उनका क्या कहना है। अब आगे की बात करते हैं। जब अरेस्ट वारंट उनके पास आता है, महिला परेशान हो जाती है। लगभग 11:30-12 बज चुका होता है। तब तक फिर महिला मानसिक डिस्टर्ब हो जाती है। वो भगती है बैंक। उस समय 2 बज चुका होता है। इस बीच में कॉन्फ्रेंस में एक और किसी कथित अधिकारी को जोड़ा जाता है, जो कि आरबीआई का अधिकारी होता है। आरबीआई का अधिकारी
उनको समझाइश देता है कि आप बढ़िया काम कर रहे हैं, इनके साथ आप मिलकर देश की सेवा कर रहे हैं। यह रक्षा मंत्रालय के पास जाएगा या और किसी भारत सरकार को आप मदद कर रही हैं, आप इनको 45 लाख रुपए इनके अकाउंट में डाल दीजिए। महिला के पास और कोई चारा नहीं होता है, किसी को बताने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि वो वीडियो कॉलिंग में बात होते रहता है और कई सारी बातें हुई होंगी उसमें। जब दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं तो समय होता है 2 बजे स्टेट बैंक रिशाली में माँ पहुंचती है। उनका लड़का हाउस अरेस्ट रहता है, डिजिटली हाउस अरेस्ट रहता है। जब बैंक अधिकारी जीनिता साहू, एक मैडम है, वो उनके पास वो जाती है, अपना एफडी तोड़ाती है 39 लाख की, जो कि एफडी होता है। जब जीनिता साहू जी पूछ रहे हैं उनसे कि ये एफडी क्यों तोड़ाएं, तो उनका कुछ गोलमोल जवाब होता है। उनका पैसा उनको तोड़ना था, उनको तोड़ दिया, एफडी उसको हटा दिए और फिर दूसरे अकाउंट में पैसे को डाले। जब दूसरे अकाउंट में डाले, फिर अब बोल रहे हैं, ये जो पीड़ित महिला है वो बोल रही है, उनका कहना था कि आप हमारे एक ICICI बैंक का अकाउंट होता है, उसमें 45 लाख रुपए डालने हैं। तो जीनिता साहू मैडम को थोड़ा सा शंका होता है, आखिर ये 45 लाख इतना बड़ा अमाउंट एक बार में डाल कहाँ रही है। वो वेरीफाई करती है, कुछ काउंसलिंग करती हैं, लेकिन ये सही जवाब नहीं दे पा रही हैं। फिर वो अपने सीनियर ऑफिसर जो होता है, सहायक प्रबंधक चंदा यादव, चंदा अखिलेश यादव उनका पूरा नाम होता है, ऐसे कर्मठ अधिकारियों को मैं सलाम करता हूँ। जो अधिकारी होती है वो इनको काउंसलिंग करती हैं, इनसे पूछती है कि ये पैसा आप कहाँ डाल रहे हैं, जो आप अकाउंट नंबर दिए हैं वो कहाँ का होता है। इनको यहाँ तक पता नहीं होता है कि वो ICICI बैंक का अकाउंट नंबर है, जो असम का सिलचर जगह का अकाउंट नंबर होता है, इनको ये भी नहीं पता होता है। फिर चंदा यादव भी सदमे में आ जाती हैं। इस दौरान, इस काउंसलिंग के दौरान, लगभग 1 घंटे का काउंसलिंग था, इस काउंसलिंग के दौरान उनको शंका हो जाता है कि आखिर ऐसा क्या है, इतना बड़ा अमाउंट ये डाल रही हैं, इनको पता भी नहीं है कहाँ डाल रही हूँ। कुछ क्रॉस क्वेश्चन जब होता है तो बार बार वो उठकर बैंक के बाहर जाती हैं, फिर आकर जवाब देती हैं। वो ऑनलाइन पर कोई होता है जिससे वो जवाब लेती है वो महिला, बाहर बार बार बाहर जाकर इनको फिर जवाब देती है। इन लोगों को और ज़्यादा शंका हो जाता है कि ये, और महिला कुछ नहीं बता रही है, वो पसीने से लथपथ थी। जब चंदा यादव को भी जब डाउट हुआ तो इनको चेक बना हुआ था, सब कुछ था, सिर्फ एक क्लिक मारना था और उनका 45 लाख ट्रांसफ़र हो जाता। लेकिन उन्होंने सूझबूझ से काम लिया। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसे अधिकारियों को सलाम करना चाहिए और कर्मठ अधिकारियों को सरकार द्वारा पुरस्कार देना चाहिए। जब चंदा यादव अपने सीनियर जो मैनेजर हैं विनीत नायर, उनसे भी डिस्कस करती हैं, फिर इस चेक को रोक दिया जाता है। उनको बताया जाता है कि मैडम आप कल आइए। मैडम भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, नहीं हमको आज ही फ़ंड ट्रांसफ़र करना है। फिर लास्ट में सभी लोग पूछते हैं कि भाई फ़ंड ट्रांसफ़र करना कहाँ है, तो बताया जाता है कि हमको वहाँ ज़मीन खरीदना है। फिर हुआ कि ज़मीन खरीदना है, कुछ डीड दिखाइए, कुछ भी कीजिए, तो नहीं दिखा पाती हैं इनको। फिर बाद में लगभग तब तक 5 साढ़े 5 बज चुका होता है। बाद में इनको बुलाया जाता है, इनको फ़ोन कट करवाया जाता है। फिर ये पूरा अपनी व्यथा बताती हैं, इनको समझाया जाता है, लेकिन महिला ऑन कैमरा या फिर किसी मीडिया में आना नहीं चाह रही हैं, किसी चीज़ का डर हो सकता है। इस तरह इनका 45 लाख रुपए बच जाता है। आज वो महिला बहुत खुश है। कल भी ब्रांच मैनेजर के पास आई थी और बहुत बहुत धन्यवाद दी, क्योंकि 45 लाख रुपए गाढ़ी कमाई होती है। हो सकता था महिला जब फ्रॉड में फंस जाती, कुछ गलत कर बैठती। भारतीय मीडिया की टीम आपसे यह निवेदन करती है, आपसे आग्रह करती है और आपको जागरूक भी कर रही है, आप ऐसे झांसे में न पड़े। किसी भी तरह का शंका हो, OTP ऑनलाइन मंगा जाए तो आप नज़दीकी थाने में या बैंक मैनेजर से संपर्क ज़रूर करें। आप 1930 नंबर पर कम से कम कॉल करके ज़रूर इसकी जानकारी दें और कहीं भी OTP वगैरह शेयर न करें। पहली बार हमने भी सुना हाउस अरेस्ट, डिजिटली हाउस अरेस्ट कैसे किया जाता है, आज तक हमने सुना ज़रूर था।
साइबर क्राइम होता है, साइबर फ्रॉड होता है, लेकिन साइबर हाउस अरेस्ट कैसे होता है यह हमने पहली बार सुना है। हमें खेद है कि मैं महिला का फ़ोटो वीडियो नहीं उपलब्ध करा पा रहा हूँ। बैंक के जो कर्मठ अधिकारी हैं और मैनेजर हैं, उन लोगों का क्या कहना है मैं आपको सुना रहा हूँ, आप सुनिए ज़रूर, उनके जुबानी सुनिए क्या हुआ था उस दिन। जनीता साहू। क्या देखते हैं आप? सर मैं काउंटर में एज आरटीजीएस एनईएफटी देखती हूँ। तो कल मेरे पास एक लेडी आई 19 तारीख को कि मुझे आरटीजीएस एनईएफटी करना है 45 लाख्स का। तो मैंने देखा कि इतना बड़ा अमाउंट आप आरटीजीएस एनईएफटी कर रही हैं। वो डेली कस्टमर नहीं थी हमारी, वो रैंडमली एक लेडी आई। तो मुझे डाउट हुआ कि इतना बड़ा अमाउंट अकेले ही आई थी, 45 लाख ट्रांसफ़र कर रही हैं। तो फिर मैंने इंक्वायरी किया कि आप आरटीजीएस एनईएफटी इतना बड़ा अमाउंट कर रहे हैं। तो वो बोली प्लॉट परचेस के लिए है। तो इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि इतना बड़ा अमाउंट आप आरटीजीएस एनईएफटी कर रही हैं। तो मैंने अपने अधिकारी को बताया कि एक मैडम आई हैं, वो बड़ा अमाउंट आरटीजीएस एनईएफटी कर रही हैं। तो उनके पास लेके गई। उनका एक्सप्रेशन देख के थोड़ा सा डाउट हुआ कि मैडम कहीं पे फंसी हुई हैं। कंटिन्यू कुछ इंक्वायरी करने से वो फ़ोन पे बात करती थी, डायरेक्टली हमको रिप्लाई नहीं करती थी। पहले वो फ़ोन पे बाहर जाके बात करती थी, फिर वहाँ से वो उनको आंसर करते थे, वही रिप्लाई वो हमको करती थी। तो ऐसा मुझे डाउट हुआ सर। तो मैंने अपने अधिकारी को बताया, मैडम को बताया। तो फिर मैडम ने फिर थोड़ी और इंक्वायरी करी। तो फिर मेरा नाम चंदा अखिलेश यादव है, यहाँ पर मैं फील्ड ऑफिसर हूँ। तो जैसा कि मैडम ने बताया कि एक चेक आया उनके पास में 45 लाख ट्रांसफ़र करने के लिए। तो जो भी उनको शंका लगी तो उसके बाद जो है वो मेरे पास आई। तो मेरे पास उन्होंने यही बोला कि मैडम ये इतना बड़ा फ़ंड ट्रांसफ़र हो रहा है, इसके लिए हमें थोड़ा सा इंक्वायरी कर लेना चाहिए। मुझे भी वही चीज़ उनके पहले लगा, क्योंकि जस्ट उनसे इस ट्रांजैक्शन से पहले उन्होंने 39 लाख की एक एफडी तोड़कर अपने खाते में डाली और टोटल मिला के उन्होंने 45 लाख का एक चेक बनाया जिसमें कि वो ट्रांसफ़र कर रही थी। तो ट्रांसफ़र जब करने का मैंने देखा तो ट्रांसफ़र वो कर रही थी सिलचर के किसी आईसीआईसीआई बैंक में। तो मैंने उनसे पूछा कि ये जो ट्रांसफ़र है आप किस लिए कर रहे हो और इसका रीज़न क्या है। तो वो कुछ भी अच्छे से जवाब नहीं दे पा रही थी। उनको ये तक नहीं मालूम था कि जो उन्होंने एड्रेस लिखा है सिलचर वो असम का है। तो मैंने जब उनसे पूछा कि मैडम ये सिलचर में पैसा जा रहा है, तो उन्होंने वो फिर ब्रांच के बाहर निकली, क्योंकि जो मैंने उनसे क्वेश्चन किया था उसका वो जवाब नहीं दे पा रही थी। तो वो ब्रांच के बाहर निकली। थोड़ी देर के बाद फिर जब मेरे पास आई कि बोली कि हाँ सिलचर असम में मैं प्लॉट परचेज़ कर रही हूँ और इसी का पैसा ये ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो मैंने पूछा उनसे कि मैम आप रहते यहाँ पर हैं और आप प्लॉट सिलचर असम में परचेज़ कर रहे हैं, तो इसका क्या रीज़न हो सकता है। तो फिर भी वो अच्छे तरीके से आंसर दे नहीं पा रही थी। तो फिर मैंने उनको बोला कि मैडम आपको पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा कि ये पैसा जो है आप क्यों ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, थोड़ा डिटेल आपको देना पड़ेगा। उसके बाद ही हम लोग इसमें कुछ भी कार्यवाही आगे कर सकते हैं। और बस इसी सब के बीच में हमें मतलब पता चला कि वो लेडी जो है वो अपने आपे में नहीं थी और डिजिटल अरेस्ट की शिकार हुई थी। जिस तरीके से उनको कॉल पर होल्ड रखा गया था, हमारी सारी बातें जो है वो जो भी फ्रॉडस्टर पर्सन था वो सारी हमारी बातें सुन रहा था। और ये सारी चीज़ें हमको इन्हीं सब बातों के बीच में हमें पता चली। और जस्ट उसके बाद फिर इसका खुलासा हुआ कि उनका ये जो भी ट्रांजैक्शन है वो डिजिटल अरेस्ट का रिलेटेड था। और फिर हमने रुकवा दिया उस फंड को और उसके बाद फिर हमने उनकी वापस से एफडी करी। तो इस हिसाब से उनको जो है बचाया गया यहाँ से। अवेयरनेस के लिए मैं कहना चाहूँगा सभी जितने भी सामान्य कस्टमर हैं हमारे, अब नॉर्मली सरकार भी इससे तो बहुत कदम उठा रही है। आप देख रहे होंगे अभी कि कॉलर ट्यून्स में भी सेट किया हुआ है, जिसको भी आप कॉल करते सबसे पहले जो संदेश आता है यही कि आप डिजिटल फ्रॉड से बचें। पेपर वगैरह न्यूज़ आ रही है। पुलिस विभाग ने भी अभी कंट्रोल रूम में हमारी मीटिंग ली थी, 10 दिन पहले की बात है। हम स्टेट बैंक भी इससे तो आवश्यक कदम उठाती है, अपने स्टाफ को समय समय पर सभी जानकारियाँ देती रहती हैं। मीटिंग्स वगैरह के थ्रू हमें भी हम जो भी जानकारियाँ अपने स्टाफ तक पहुंचाते हैं, उसी का परिणाम है कि हमारा स्टाफ काफ़ी अवेयर सजग था लोग और ये अमाउंट को फ्रॉड को बचा पाए। मैं सभी ग्राहकों से अनुरोध करना चाहूँगा कि भविष्य में अगर कभी भी आपको कोई भी शंका होती किसी भी चीज़ के लिए, आप निसंकोच ब्रांच में आइए, ब्रांच में किसी भी कर्मचारी से बात करिए, आपको पूरी मदद मिलेगी। आप किसी भी डिजिटल अर्ज के केस में जहाँ भी कोई भी व्यक्ति अगर आपके जानकारी में भी आता है तो उसकी मदद कीजिए, उसको तुरंत बैंक लेके आइए, पुलिस विभाग के किसी भी अधिकारी कर्मचारी से उनसे मुलाकात कराइए। और कोई भी ऐसी घटना होने पर तत्काल 1930 जो है साइबर पोर्टल नंबर है, ये ऑल इंडिया जो है
ऑल इंडिया के लिए जो भी साइबर धोखाधड़ी होती है उसके नंबर है। आपका तत्काल 1930 से कंप्लेन दर्ज करिए, आपका पैसा किसी भी बैंक में कहीं भी अगर वो ट्रांसफ़र होता है तत्काल फ्रीज़ किया जाएगा।